नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। जो बड़ी खबर सुर्खियां बटोर रही है वो है कि किस तरह से हमारे देश में रेमडेसिविर, जो कि एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोरोना के इलाज में, उसकी कमी हो रही है। लेकिन इसकी कमी के पीछे कई परतें हैं जिन्हें समझना जरूरी हो जाता है। अक्सर लोगों के बीच में ये भ्रांति फैल गई है कि रेमडेसिविर एक रामबाण है जिसके इस्तेमाल से कोरोना का इलाज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेमडेसिविर एक इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से है और उसका भी असर किसी किसी मामले में ही होता है, लेकिन जो दबाव डॉक्टरों को झेलना पड़ रहा है इस ड्रग को लेकर, उसकी वजह से भी कटौती या माफ कीजिएगा, इसकी वजह से भी शॉर्टेज की स्थिति पैदा हो रही है। तो क्या जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है कि क्या रेमडेसिविर का हो रहा है अंधाधुंध इस्तेमाल। दरअसल अगर आप देखें तो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी यही सामने आया है और ज्यादातर डॉक्टर भी यही मानते हैं कि फेफड़ों में जब हल्के या मध्यम असर दिखने लग जाता है, उन लोगों में ही ये ड्रग कारगर होती है। जब उन्हें सांस लेने में अपने आप दिक्कत होती है और उनके ऑक्सीजन लेवल गिरने लगते हैं, तब ये कारगर होती है। पॉजिटिव आते ही लेकिन आजकल लोग चाह रहे हैं कि उनको रेमडेसिविर दे दी जाए और इसके लिए डॉक्टरों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, मरीज भी और उनके परिवार वाले भी। अक्सर ये भी देखा गया है कि बिना किसी लक्षण के या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ लोग ये डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें रेमडेसिविर दें, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये तो एक रामबाण है। महाराष्ट्र में बल्कि ये देखा गया है, जो कि महाराष्ट्र के FDA के आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बता रही हूं कि जो निजी अस्पताल है इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में कम हो रहा है। निजी अस्पताल 4 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है इस दवा का और इसकी वजह से किल्लत हो रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर शशांक जोशी, जो कि कोविड टास्क फोर्स से हैं महाराष्ट्र के। साथ में डॉक्टर हेमंत देशमुख जुड़ेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डीन है KEM अस्पताल से मुंबई से। और डॉक्टर अंजन त्रिखा हैं, चेयरमैन है कोविड मैनेजमेंट ग्रुप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। सबसे पहले डॉक्टर शशांक जोशी, आपसे एक सवाल मैं पूछ रही हूं, क्या सरकार इस पर कोई कदम अब उठाएगी? क्योंकि जब खुद महाराष्ट्र का FDA कह रहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने देखा है कि निजी अस्पतालों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कहीं ना कहीं इनडिस्क्रिमिनेट यूज है ये। तो मैडम, 2 चीज आपको करनी चाहिए कि ये डिसीजन ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत बढ़ गया है और सप्लाई डिमांड रेशियो का थोड़ा तकलीफ हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड है और पहले 9 दिन में यदि रेमडेसिविर 5 दिन के लिए यूज करेंगे तो उसका जरूर क्लिनिकल रिकवरी में फायदा होता है। आपने सही बताया कि मोर्टेलिटी पे असर नहीं होगा तो भी मरीज जल्दी घर जा सकते हैं, बेड्स अवेलेबल हो सकते हैं उनके लिए। तो रेमडेसिविर का यूज के लिए एक क्लियर कट रोल है कोविड के मैनेजमेंट में, और यहाँ पे थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है क्योंकि मरीजों की संख्या हद से ज्यादा सडनली बढ़ गई है। ये बात सही है। हमने 2-3 चीज ऑब्जर्व जो की थी कि कई जगह पे 5 दिन के जगह 10 दिन यूज करना वो योग्य नहीं है, 10 दिन के बाद कोविड के बाद यूज करना ये योग्य नहीं है। इसके लिए डॉक्टर प्रदीप व्यास जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। लेकिन करंटली क्या है कि महाराष्ट्र में नंबर इतने बढ़ गए हैं कि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतने फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, और इसकी वजह से तुरंत उनको ये शॉर्टेज हो गया है। तो काफी जगह ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर काफी बड़ा योगदान देता है केयर में, तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा यूज हो जाता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह रेमडेसिविर का यूज हो रहा है। जो मरीजों को एलिजिबल है उनके लिए ही दिया जा रहा है, और अभी ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा टाइट ये करने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से हमने जो ये डिसीजन है ये ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर देखा है, क्योंकि कोविड के मरीज जो है उनको लिए क्लोज सुपरविजन होता है, टाइमिंग सबसे क्रिटिकल होता है। तो टाइमिंग के बारे में, डोज के बारे में, दिन के बारे में गाइडलाइन इशू की गई है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जोशी, आप हमारे साथ जुड़े। अब हमारे साथ डॉक्टर हेमंत देशमुख और डॉक्टर अंजन त्रिखा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिखा, आपने सुना क्या कह रहे हैं डॉक्टर जोशी।
ट्रीटिंग डॉक्टर जो होता है वो बहुत जरूरी और बहुत क्रूशियल डिसीजन लेता है, लेकिन क्या कभी कभार उनके ऊपर प्रेशर डेवलप हो जाता है, चाहे वो पेशेंट की तरफ से या परिवार की तरफ से पेशेंट के, या कोई और फैक्टर्स का हो? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। प्रेशर तो होता है, प्रेशर कोई नया नहीं है, डॉक्टरों के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है ट्रीटमेंट चेंज करने के लिए या ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए, बट एज अ डॉक्टर हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है। और जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया बॉम्बे से, ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कौन सी दवाई कब इस्तेमाल करनी है। अब इतनी देर हो गई हमें ये कोरोना के मरीजों को ट्रीट करते हुए, तो हमें मालूम है कि कौन सी दवाई कब इस्तेमाल करके पेशेंट को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। बट ये देखा गया है कि प्राइवेट सेटअप में जो छोटी जगह है वहाँ पे लोग रेमडेसिविर के अलावा स्टेरॉयड भी घर पे दे रहे हैं, लोग जो खून पतला करने की दवाई है क्लेक्सिन या हेपरिन वो भी घर पे दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल एक लेवल के बाद होना चाहिए जब पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही हो और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेमडेसिविर तो इंजेक्शन है और जहां तक पॉसिबल हो इंजेक्शन घर पे ऐसे आईवी नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन आईवी घर पे लगाने के अपने नुकसान हो सकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर ये लगा लेंगे तो कोरोना होगा ही नहीं, या होने से पहले ही या बिल्कुल मिनिमल सिम्टम से ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। हर दवाई के अपने डिसएडवांटेजेस और साइड इफेक्ट्स होते हैं और हम सबको ये पता होना चाहिए। सो कृपया डॉक्टर पे प्रेशर मत डालें, उसको डिसीजन लेने दें। और अगर वो अपने दिमाग से डिसीजन लेता है कि आपको स्टेरॉइड मिलना चाहिए, रेमडेसिविर मिलना चाहिए, तो वो आपको जरूर देगा। दूसरी बात आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में ये होड़ है कि जिस चीज की कमी हो उसको हम होड़ कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि कई लोगों ने जाके बाजार से रेमडेसिविर अपने घर के फ्रिजों में रख ली है। कईयों ने विटामिन सी और जिंक की टेबलेट जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जा रही है वो डब्बे अपने घर पे रख लिए हैं। तो ये करना कोई खास फायदेमंद नहीं होता है, ये बाद में दवाइयां वेस्ट ही हो जाती हैं। तो इसलिए होर्डिंग करने का कोई रोल नहीं है। आज मुझे पक्का विश्वास है कि हम रेमडेसिविर की प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज कर पाएंगे। अब एक्सपोर्ट तो बंद कर ही दिया है गवर्नमेंट ने, कि जो जो मरीजों को चाहिए होगी वो मिल जाएगी। हम रेमडेसिविर 5 दिन के लिए मरीजों को देते हैं जिनको जरूरत होती है, और वो इंजेक्शन के रूप से दिया जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर की राय इसमें बहुत जरूरी हो जाती है। डॉक्टर देशमुख, रेमडेसिविर खरीदने के लिए फिलहाल मुझे पॉजिटिव होना, मेरे पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना और मेरा आधार कार्ड होना, ये 3 चीजें काफी हैं। और आपको लगता है कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल से अस्पताल और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अस्पतालों तक सीमित रहे अगर, तो शायद इस तरह से काला बाजारी जो लोग खुद अपने लेवल पे कर रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल हो सके? डॉक्टर देशमुख, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, आपसे सवाल पूछ रही थी मैं। हाँ, तो ये जो इंजेक्शन रेमडेसिविर जो रामबाण उपाय कहा जाता है अभी कोरोना के ट्रीटमेंट में, तो काफी लोग ऐसे आते हैं कि सॉरी काफी मरीज ऐसे आते हैं कि जो मॉडरेट या सीवियर डिजीज के साथ आते हैं और उन्हें रेमडेसिविर देना काफी जरूरी हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर जोशी ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन घर में ना लेना चाहिए, ताकि अस्पतालों में ही देना चाहिए। ये आईवी इंजेक्शन होता है, इसके काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और इसकी जो लॉजिस्टिक्स है, यानी फैक्ट्री से निकल के जो अस्पतालों तक मरीज तक पहुंचने की जो लॉजिस्टिक्स है, ये काफी रेगुलेटेड है। और अगर ये दवा ही एक्सपोर्ट होती है तो इसके कारण यही होते हैं कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होते हैं, इनके लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होती है, वो भी हमने बंद कर दी है अभी। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत देश में है, वहां से हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर पाएंगे। हर एक सरकार, हर एक स्टेट गवर्नमेंट और हर एक कॉर्पोरेशन के अस्पताल इसे खरीद पाएंगे और इसे हम मरीज के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये दवाई घर में देना या कोई भी अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन के वजह से या प्रिस्क्रिप्शन के बिना देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसके काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ताकि ये हर एक इसेंशियली जिसको जरूरत है उसी को पहुंचनी चाहिए। और जो हम पहले कहते आते हैं कि 10 डोज नहीं होने चाहिए, इसके सिर्फ 5 डोज होने चाहिए। यानी हम एक पहले दिन में 2 डोज देते हैं और दूसरे 4 दिन में 4 डोज देते हैं, तो
कम से कम 6 डोज की ये दवाई है और ये डोज देने के बाद काफी साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है काफी कम हो जाता है मात्रा में और उनकी रिकवरी जरा फास्ट हो जाती है मरीज की, ताकि हम आईसीयू की एक बेड खाली कर पाए जल्दी, जो दूसरा मरीज आईसीयू बेड के लिए काफी लाइन में इंतजार करता हो। जी, बहुत अहम हो जाता है। दवा जरूरी है, दवा अहम है, लेकिन इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसका सिर्फ एक इंसान डिसीजन ले सकता है और वो है आपका डॉक्टर। तो उस पर भरोसा रखिए। आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे व्यूअर्स के भेजे हुए सवालों के जवाब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे हमारे डॉक्टर्स। सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं दिल्ली से मिशेल का। डॉक्टर देशमुख, पहले सवाल का जवाब दे दीजिएगा, सुनिए। हेलो डॉक्टर, मैं मिशेल दिल्ली से और मेरा सवाल ये है कि जिनको पहले से ही कोविड हो चुका है क्या उन्हें भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? डॉक्टर देशमुख। बिल्कुल सही पूछा आपने। ये वैक्सीन को लेकर काफी गलतफहमियां हैं, लेकिन जिसे भी कोविड हो चुका है वो 6 से 8 हफ्ते तक रुक के बाद में वैक्सीन बिल्कुल लगा सकते हैं। जो बीमारी होती है, कोविड जैसी बीमारी होती है, उसमें हमारी नेचुरल इम्यूनिटी पैदा होती है, लेकिन वैक्सीन अगर आप लेते हो तो हमारी बॉडी पूरे वायरल एंटीवायरल इम्यूनिटी पैदा करेगी, जो और कोई अन्य वेरिएंट हो बीमारी का, उससे हम प्रोटेक्शन बिल्कुल पा लेंगे। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर त्रिखा, सुन लीजिए दूसरा सवाल। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि जो हृदय संबंधित रोगी हैं क्या वो ये वैक्सीन ले सकते हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं क्या ये वैक्सीन उनके लिए सुरक्षित है? हार्ट पेशेंट्स एंड एल्डरली। नमस्कार अर्जुन, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। जितने भी एल्डरली हैं वो तो ये ज़रूर ले सकते हैं, और अगर आपने अखबार देखा हो पिछले 2 दिन पहले कुछ ऐसे एल्डरली लोग जो 100 साल की उम्र के या ज़्यादा थे, उन्होंने भी वैक्सीन लिए और उन्होंने सबको बोला है कि सबको वैक्सीन लेना चाहिए। जो मरीजों को हार्ट की बीमारी है वो हार्ट की बीमारी वाले भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे तो वो आपसे आपकी कंडीशन या जिसको हार्ट की बीमारी है उसकी कंडीशन पूछेंगे और उसके मुताबिक आपको राय देंगे। बट ऐसा नहीं है, और ऐसा बिल्कुल मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा कतई नहीं है कि हार्ट के जो बीमारियों के मरीज हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उनको भी ये वैक्सीन लेना चाहिए। जी, बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन का जो इस वक्त ड्राइव चल रहा है उसके साथ जुड़ें। थैंक यू डॉक्टर्स, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इन सवालों के जवाब दिए उसके लिए। तो जाते जाते हम आपको एक आंकड़े के साथ छोड़कर जा रहे हैं, फूड फॉर थॉट, यानी कि सोचने लायक कुछ बात, और वो है भारत की पॉजिटिविटी दर। अब भारत की पॉजिटिविटी दर बहुत बढ़ती जा रही है। होती क्या है पॉजिटिविटी दर? सीधी सी चीज है, 100 जांच के नमूने अगर लिए गए हैं तो उसमें से कितने लोग संक्रमित हो गए वो आपकी दर को तय करता है। WHO कहता है कि महामारी पर अगर आपको काबू पाना है तो पॉजिटिविटी दर को 5% से कम ही रखना होगा, काफी कम रखना होगा, तब आप लॉकडाउन जैसी जो चीजें हैं उनको खोल सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति इस वक्त ऐसी है हमारे देश की, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 12 अप्रैल को पॉजिटिविटी दर 10.7% पहुंच चुका है, लेकिन 10 दिन पहले ये 6.3% था, और यही 20 दिन पहले तक ही 3.9% था, यानी 4% से भी कम, यानी 5% के उस कट ऑफ से कहीं कम। और हमने 4 हफ्ते के अंदर अंदर 3.5 गुना का जंप मार के अपने पॉजिटिविटी रेट को 10.5% के ऊपर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन, हम सब कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो मास्क पहनिए और कोशिश कीजिए कि बिना बात के घर से बाहर ना जाएं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।